तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री का नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैंने आपको पिछले पिछले सेशन में पढ़ाया था वो ग्रेविटेशन, जिस ग्रेविटेशन में हमने उसकी प्लेलिस्ट तैयार कर दी। आप उसकी वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर भी पढ़ना है तो हमारे सर ने उस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है, उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई। आप 10th क्लास का रियल नंबर्स का मैथ का चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो सबसे पहले इसमें हम एटम के बारे में पढ़ेंगे कि एटम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एटम होता है कोई भी पार्टिकल है। जैसे कि ये मार्कर ले लेते हैं, ये मार्कर बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको हम एटम कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको एटम कहते हैं। कि मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि एटम कभी भी डिवाइड नहीं होता। जैसे हम कह दें कि इसको हम तोड़ देंगे मार्कर को, अगर इसको हम मार्कर को तोड़ दें या फिर इसको जला दें, अगर हम इसको जला देंगे तो इसकी ऐश मतलब राख जो है उसमें भी पार्टिकल्स होंगे, इसकी राख जो बनेगी उसमें भी पार्टिकल्स होंगे इसके। और अगर हम इसको तोड़ दें तो भी इसके पार्टिकल्स अलग नहीं होंगे, इसके एटम वहीं की वहीं रहेंगे। तो एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही बनता है, ना ही एटम कभी बनेगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। उसके बाद हम एक क्वेश्चन, आपके पेपर्स में एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई वी कांट एबल टू सी एटम। एक क्वेश्चन भी आता है आपके कि वाई वी कैन नॉट एबल टू सी द एटम, हम एटम को क्यों नहीं देख सकते। इसका आंसर होगा, ये जरूर आता है क्वेश्चन में पेपर्स में, इसका आंसर होगा क्योंकि एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जो एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻⁻ नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको देख नहीं सकते। उसके बाद जो एटम होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी भी नेचर में। तो हमने जाना एटम के बारे में। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब एटम 3 तरीके के पार्टिकल से मिला हुआ है, मतलब तीन तरीके के पार्टिकल है जिनसे एटम बना हुआ है। हमने समझा एटम के बारे में, तो अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब ये होता है कि जो हमारा एटम है वो 3 तरीके के पार्टिकल्स से बना हुआ है। फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 तरीके के पार्टिकल से मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन्हीं को ही हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। चलिए तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में एंड यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसका आपको डिफरेंस लिखने को आता है आप एग्जाम्स में। पिछले 2 साल से ये पेपर में देखने को मिलता है हमें क्वेश्चन की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं आपको तरीके से लिखना बताता हूँ कि इसको हम कैसे, मैं आपको समझा भी देता हूँ और लिखते कैसे हैं इसको। देखिए लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जैसे आप बना लेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं डिस्कवरी। अब जो इसके ऊपर डिस्कवर किसने करा था, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट मास, इसकी लोकेशन एंड इसका चार्ज जो कि AMU में। वो तो चार्ज जो है
वो जो इसको डिस्कवर किया था उन्होंने बताया था, एंड एक गुलाम नाम के साइंटिस्ट जो कि मैं आपको बताऊंगा उन्होंने बताया था AMU में चार्ज। तो फिर इसके बारे में हम चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। एक इसका जो मास था, मास भी था इसका। चलिए तो अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे थॉमसन, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने। उन्होंने इसका चार्ज बताया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो चार्ज है नेगेटिव है, तो उन्होंने इसका चार्ज बताया नेगेटिव, मतलब कि -1। तो फिर हम बात करते हैं इसके एब्सोल्यूट मास के बारे में। इसका एब्सोल्यूट मास हमें J.J. थॉमसन ने बताया कि इसका जो एब्सोल्यूट मास होता है वो फिक्स होता है। उन्होंने फिक्स मास बताया इसका 9.1 × 10⁻31। इसका डेरिवेशन नहीं तो इसका डेरिवेशन भी है एक, अपने कोर्स में इसका डेरिवेशन है नहीं। इसके बाद उन्होंने इसकी लोकेशन बताई कि ये नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियस के चारों जो एटम होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है जो इसके यहाँ मिलता है, ये यहाँ रिवॉल्व करते रहते हैं ये, तो यहाँ पर ये मिलते हैं हमको। तो इसकी लोकेशन बताई इन्होंने आउटसाइड न्यूक्लियस। इसके बाद उन्होंने इसका चार्ज जो था, एक कलाम साइंटिस्ट है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तीनों के चार्ज बताए। इसका उन्होंने चार्ज बताया था, जो था इसका चार्ज बताया था उन्होंने -1.6 × 10⁻⁻19, और उनकी यूनिट भी थी इसकी कूलाम। इसके बाद जो इसका उन्होंने, इसके बाद थॉमसन ने इसका मास बताया था। थॉमसन ने इसका मास बताया था 1/836। तो यहाँ जाके ये टेबल आपकी पूरी होती है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। इसके बाद आप समझते हैं प्रोटॉन को। देखिए प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन को सबसे पहले डिस्कवर किया था अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। किसने करा था? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। इसके बाद अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने इसके ऊपर चार्ज बताया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए इसका चार्ज उन्होंने बताया। इसका चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, जो कि 1। इसके बाद जो इसकी उन्होंने एब्सोल्यूट मास बताई, इसकी जो एब्सोल्यूट मास बताई थी उन्होंने ये बताई थी 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये kg में है, यहाँ भी हमें kg। इसके बाद लोकेशन जो थी, अब जैसे ये मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, देखिए अब मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एटम है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस है। अब जो इसके अंदर है, इसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए उसका उन्होंने, इसका जो लोकेशन है उन्होंने लोकेशन बताई थी इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। इसके बाद जो उन्होंने उसका चार्ज बताया था, इसका चार्ज भी उन्होंने यही बताया था कि इसका चार्ज जो होगा 1.67 × 10, नहीं सॉरी 1.6, ओनली 1.6 × 10⁻⁻19। बस कुछ फर्क नहीं है, इसका चार्ज जो है सेम रहेगा, कूलाम ने जो बताया था। सिर्फ इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो ये नेगेटिव चार्ज में रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, एंड यूनिट आ जाएगी कूलाम। इसके बाद इसका मास जो है, इसका मास इसमें था 1.836, इसमें हो जाएगा पॉजिटिव। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था J. चैडविक ने। J. चैडविक ने इसको बताया था कि इसका नाम न्यूट्रॉन है तो इसको हम न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसको उन्होंने बताया था न्यूट्रल, मतलब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये न्यूट्रल। इसके बाद जो एब्सोल्यूट मास था इसके ऊपर वो सेम बताया था उन्होंने कि 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इसके बाद अब न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो कि कूलाम ने बताया था, उन्होंने बताया था न्यूट्रल है तो उसका चार्ज भी 0। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मास की। जो न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1। तो देखिए हमने इसको इजीली डिस्क्राइब कर दिया है। इसका जो क्वेश्चन है ये डिफरेंस में आता है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मॉडल था वो दिया था हमारे थॉमसन ने। हमारे थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट मॉडल दिया था।
उन्होंने एक प्लम पुडिंग, उनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके पेपर्स में जरूर आता है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे आता है कि प्लम पुडिंग मॉडल को एक्सप्लेन करिए, थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करिए, या फिर सीड्स इन द वाटरमेलन मॉडल को एक्सप्लेन करिए। तो आंसर एक ही होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज का गोला है, पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर है, जिसमें नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है कुछ प्लेसेस पर। ऐसे प्लम इन द पुडिंग केक होता है, उसमें चेरीज होती हैं उस उधर, एंड सीड्स इन द वाटरमेलन। अब जो चलिए, तो अब हम कुछ एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो पहला एटॉमिक मॉडल था वो दिया था थॉमसन ने। हमारे एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने पहला मॉडल दिया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है, ये कोई भी एटम है, ये पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर है एक, जिसके अंदर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है कुछ प्लेसेस पर, ठीक है। उस और नेगेटिव चार्जेस कुछ प्लेसेस पर प्रेजेंट है, जैसे प्लम इन द पुडिंग, केक की जो चेरीज होती हैं, एंड वाटरमेलन, सीड्स इन द वाटरमेलन, वाटरमेलन के जो ब्लैक सीड्स होते हैं। अब उन्होंने एक बात और कही थी, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए जो हमारा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, तो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज का गोला है, पर इसमें पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जो हमारे थॉमसन थे, उन्होंने सिर्फ इसमें नेगेटिव चार्जेस को ही क्यों दिखाया, इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में इसलिए दिखाया उन्होंने क्योंकि उन्होंने जो चेरीज देखी थी, अब जो केक की जो उन्होंने चेरीज देखी थी, अब केक में चेरीज थोड़ी नहीं थी, उसमें और भी चीज़ें थी उसमें, इसलिए उन्होंने सिर्फ चेरीज को ही डिस्क्राइब किया। अब हम अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बना देते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्जेस बना दिए, तो अभी भी ये गलत नहीं माना जाएगा। अब वो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस भी थे, इसलिए उन्होंने नेगेटिव चार्जेस को ही दिखाया। अब जैसे एक बाउल लेते हैं मिल्क का, उसके अंदर अगर हम होल्ड्रिक्स डालें तो वो होल्ड्रिक्स ही दिखेगा, उसका जो दूध है वो भी दिखेगा, पर वो सारी चीज़ों को, मतलब इसके अंदर वो सिर्फ मेन चीज़ों को ही दिखा पाए थे। तो इसके बाद ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेशंस आई हैं, कुछ लिमिटेशंस भी आई थी इनके, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहली तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे एटम की, कि एटम स्टेबल कहाँ कहाँ रह सकता है, एटम स्टेबल होगा भी या नहीं होगा। और एक ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे। जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैं आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो, ये हमको तो पता है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, पर वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट था, इसको समझा नहीं पाए थे वो। इसके बाद दूसरा एटॉमिक मॉडल जो आता है वो आता है हमारा रदरफोर्ड का। अब थॉमसन की कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आए हमारे रदरफोर्ड साइंटिस्ट, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा, देखिए जानते हैं रदरफोर्ड। इसके बाद थॉमसन की कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आए हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट दिया। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा, जिसमें उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल शीट पर गिराया, जो कि गोल्ड फॉइल शीट थी कितने, उसकी 10⁻³ सेंटीमीटर की उसकी जो थी, इतनी पतली थी वो शीट। मतलब इतनी पतली पर उन्होंने बम्बारमेंट करी, गोल्ड फॉइल उसकी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करी। ये जो थिन गोल्ड फॉइल शीट थी उसको उन्होंने कोटिंग करी थी किससे, जिंक सल्फाइड से।
जिंक सल्फाइड से उन्होंने इसकी कोटिंग करी थी। ठीक है, फिर एक आपके क्वेश्चन भी आता है पेपर्स में कि उन्होंने एक गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया। अब जैसे कि और कितने सारे मेटल्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया। इसका मतलब है कि क्योंकि गोल्ड फॉइल के पास एक अच्छी मैलिएबिलिटी होती है, जिससे वो एक थिन शीट्स में मतलब थिन शीट्स में अलग हो सकती है, मतलब थिन शीट्स में बदली जा सकती है, थिन शीट्स में बदली जा सकती है। इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया, नहीं तो इतने सारे मेटल्स थे। इसका मतलब है कि क्योंकि इसके पास एक गुड मैलिएबिलिटी होती है। ये आपके 1 मार्क में आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा में ये नहीं आता। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने उन्होंने जो परफॉर्म करा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व करा, क्या क्या देखा। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने देखी कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ही जा रहे हैं, मतलब बिना टकराए सीधे ही जा रहे हैं। देखिए, तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो डायग्राम दिया था उसके थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया। सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये जो पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स इन्होंने, ये गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर उन्होंने बम्बारमेंट करी थी। सबसे पहले ये है गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड फॉइल है, अल्फा पार्टिकल, सॉरी, ये हैं अल्फा पार्टिकल्स। आपके पेपर में रदरफोर्ड को अगर एक्सप्लेन करने को है तो आपकी इसको ड्रॉबैक्स भी लिखनी होगी, ऑब्जर्वेशन भी, एंड इसको पूरा लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर में तो जरूर आता है, इससे ज़्यादा कि ये आता नहीं है। इसका खाली डायग्राम में आपको पूछा जा सकता है फुल लेबलिंग के साथ। सबसे पहले उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे जा रहे हैं, मतलब बिना डेविएट करे हुए सीधे जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल। पास थ्रू गोल्ड फॉइल। सेकंड उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, सेकंड उन्होंने कहा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स है वो डेविएशन दिखा रहे हैं कुछ एंगल पर। जैसे कि डेविएशन दिखाना मतलब जैसे कि यहाँ पर जा रहे हैं, फिर कुछ डेविएशन दिखा रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे यहाँ जा रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये है ना डेविएशन दिखा रहे हैं, तो इसको इसमें हम लिख सकते हैं शो डेविएशन। थर्ड चीज उन्होंने बोली ना 12,000 अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करी थी गोल्ड फॉइल पर। तो उन्होंने थर्ड चीज की ऑब्जर्व करी कि 12,000 में सिर्फ एक पार्टिकल रीबाउंस होकर वापस आ गया, जैसे कि यहाँ पर गया और एक ही पार्टिकल सिर्फ वापस इधर आ गया, रिबाउंस होगा, और सारे पार्टिकल्स पास्ड हो गए। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो प्रोटॉन था, जो एक पार्टिकल था वो प्रोटॉन था और वो आगे जाकर के रिपेल हुआ तो आगे जाकर के गोल्ड फॉइल से वो टकराया, रिपेल होकर के आगे जाके टकराया, तो फिर वो इधर की तरफ वापस आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रिबाउंस और बाउंस बैक। तो ऐसे आपको ये डायग्राम बनाना होगा, अगर ये पेपर में भी आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ। सबसे पहला ऑब्जर्व उन्होंने क्या करा था, कंक्लूजन पढ़ते हैं इसके कुछ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था उनका कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि एटम में जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, एटम में जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा हुआ। सेकेंड चीज उन्होंने कहा कि कुछ डेविएशन पर, कुछ पार्टिकल्स ने डेविएशन दिखाया कुछ एंगल पर, ऐसा क्यों हुआ।
तो अब हम बात करते हैं इनके कुछ कॉन्क्लूजन के बारे में। अब ऐसा इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने देखा ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स है जो विदाउट एंड डेविएशन के पास हो गए गोल्ड फॉइल से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एटम जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है, उसके अंदर वो बिल्कुल ही खाली है। सेकंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएशन दिखा रहे हैं कुछ एंगल पर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एटम है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा हुआ। थर्ड चीज उन्होंने देखी कि 12,000 में से एक ही पार्टिकल रिबाउंस और बाउंस बैक क्यों हुआ। इसका उन्होंने बताया कि बीच में जो बीच एटम के जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसलिए ऐसा हुआ पॉजिटिव चार्ज के कारण ही। सेकंड का सेम ही है। इसके बाद फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो बताया ही था। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल और दिया था। रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में कहा था सबसे पहले कि जो एटम के जो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। कौन सी बातें बोली थी उन्होंने? सेकंड चीज बताई थी कि फिर उन्होंने सेकंड बात बोली रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल में कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही तेज स्पीड से। फिर थर्ड चीज उन्होंने बोली कि जो न्यूक्लियस का साइज है, एटम के जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है। कितना? 10⁻⁻15 सेंटीमीटर में इतना छोटा साइज है न्यूक्लियस का, इसलिए जो है एटम सारा एम्प्टी है। इसके बाद इनके कुछ ड्रॉबैक्स भी थी। इनकी ड्रॉबैक्स एक तो मैक्सवेल ने जो थ्योरी दी थी, मैक्सवेल की थ्योरी आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं समझा पाए थे। और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था एक ही उसको नहीं समझा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन, हमको तो पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, पर ये उसको समझा नहीं पाए थे। उसके बाद फिर इनकी जो कुछ कमियों को पूरे करने के लिए आए हमारे बोर्स, नील बोर्स साइंटिस्ट। उन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट मतलब पॉइंट्स। उन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे अपनी थ्योरी में। पहले पोस्टुलेट में उन्होंने कहा था कि सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मतलब गोल गोल जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इनको ऑर्बिट या सेल भी बोल सकते हैं, इनको हम ऑर्बिट या सेल भी बोल सकते हैं। इसके बाद सेकंड चीज उन्होंने बोली, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे तब वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेंगे, एनर्जी रिपेल नहीं होगी। फिर तीसरी चीज उन्होंने बोली, इन्हीं ऑर्बिट और सेल को हमें रिप्रेजेंट भी तो करना होगा कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। तो उन्होंने इसको नंबर्स में और उसमें दोनों में करा था। जैसे कि नंबर्स में तो उन्होंने 1 2 3 4 बोल दिया और उसमें वो बोल दिया KLMN। इसके बाद फिर उन्होंने बोला था कि वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π होगा। वही बस यही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। अब देखिए L मतलब क्या होता है, N मतलब क्या होता है और H मतलब क्या होता है। L मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। H मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। एंड N मतलब होता है क्वांटम नंबर। तो ये सब जाकर आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, सब जाकर आपके डिटेल में 11th क्लास में। उसके बाद अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो बोर्स ने एक डायग्राम भी दिया था इस मॉडल को समझाने के लिए। बोर्स ने कहा था कि बीच में एक न्यूक्लियस है, उन्होंने न्यूक्लियस बनाया था, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल, फिर एक सर्किल। फिर देखिए अब उन्होंने ये डायग्राम आपके आ भी सकता है। देखिए सबसे पहले उन्होंने इसको बताया था न्यूक्लियस कि ये न्यूक्लियस है, इसको कोई भी नहीं समझा पाया था। फिर उन्होंने बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज को ही हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर उन्होंने ये बताया था ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल, ये N सेल, KLMN सेल। ये उन्होंने डायग्राम बताया था। अब इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अब वो हम नील बोर्स ने जो डायग्राम दिया था उससे ही जानेंगे। नील बोर्स ने कहा था कि ऑर्बिट और शेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 और KLMN। अब चलिए इसको जानते हैं। देखिए के शेल में एक उन्होंने रूल भी दिया था 2n², तो 2n² रूल से ही निकालेंगे। 2n² उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था नील बोर्स ने, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। पहले के शेल के लिए निकाल लेते हैं। के शेल के लिए यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 2। अब ये के यहाँ के आ रहा है, ये 2l का है और 3m का है एंड 4n का है। तो पहले 2 के लिए निकालते हैं। के पे 1 नंबर है तो 1 का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा हमारा 2। फिर निकालते हैं एल सेल के लिए। एल सेल में 2 किस पे, एल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे 8। इसके बाद KLM और फिर यहाँ निकालेंगे n। 2 यहाँ पे करेंगे 3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे करेंगे 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो हमारा आएगा 18, 2 8 18 एंड यहाँ आएगा 32। ये हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए अब हमने समझा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में 2n² रूल से। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, जिसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं कैल्शियम का। देखिए अब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे हम। पहले तो हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आपको एलिमेंट की 20 एलिमेंट्स की टेबल याद नहीं हो रही है तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पर सबसे लास्ट में। देखिए कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अब हम इसको KLMN शेल में डिवाइड करेंगे, जैसे KLMN, के शेल में आएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स 8 एंड 2 8 8 2, ठीक है। ये हमने इन चारों में डिवाइड कर दिए। उसके बाद KLMN शेल में अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम बनाएंगे न्यूक्लियस, फिर पहले ऑर्बिट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। दूसरे ऑर्बिट में थे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद तीसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चौथे ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है। चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कार्बन को लिखते हैं C से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। इसको K शेल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2, L शेल में करेंगे 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो इसमें 2 ही ऑर्बिट बन पाएंगे हमारे। पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने कैल्शियम का बनाया, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया है। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं वैलेंसी। वैलेंसी आपने एक हमारे केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें वैलेंसी को पढ़ा होगा। सबसे पहले वैलेंसी की डेफिनेशन जानते हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। हम देखिए वैलेंसी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम वैलेंसी निकाल लेते हैं कार्बन की। देखिए कार्बन की वैलेंसी निकालते हैं। कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? इसके लिए भी आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह, बस इसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना है। देखिए सबसे पहले कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। इसको अगर हम K शेल में डिवाइड करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में करें तो 4। अब जो लास्ट वाला नंबर होता है वही वैलेंसी होती है। अब इसकी वैलेंसी का हमारी वैलेंसी कार्बन की वैलेंसी आ जाएगी हमारी 4। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, इसका होता है 12 एटॉमिक नंबर।
अगर इसको हम के शेल में डिवाइड करें तो 2, एल में करें तो 8 एंड एम में करें तो 2। लास्ट में जो नंबर आता है लास्ट वाले सेल में वही वैलेंसी मानी जाती है। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसको करते हैं। चलिए, आपकी एनसीईआरटी में कहा है कि जेड हमको मतलब एटॉमिक नंबर को जेड से लिखता है। ये हम एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर 3 है। एक तो इसका नेम बताना है और उसका वैलेंसी भी निकालनी है। वैलेंसी निकालेंगे तो के शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैलेंसी है वो तो हमारी 1 आ गई सीधी साधी। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कौन आता है, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, उनके नेम भी। तीसरे नंबर पे आता है हमारा लिथियम, तो इसका लिथियम आ जाएगा एलिमेंट का नेम। इसके बाद हम निकालते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी। देखिए, इसमें दिया हुआ है खाली कि n = 3 है, तो इसमें भी आपको एलिमेंट का इसमें n = 7 है। इसकी आपको वैलेंसी निकालनी है एंड इसको आपको नेम भी बताना है। ठीक है, देखिए n है तो सीधा सा नाइट्रोजन तो हो जाएगा इसका नेम। ओके, अब इसकी वैलेंसी कैसे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल में 8 से ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 से ज़्यादा हैं, लास्ट वाले 4 से ज़्यादा है, सॉरी, अगर लास्ट वाले शेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए तो उसको 8 में से माइनस कर देंगे। एक फॉर्मूला है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 4 से ज़्यादा आ रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको 8 में से माइनस करके निकाल लेंगे। 8 - 5 होता है 3, तो इसकी वैलेंसी आ जाएगी हमारी 3। तो हमने वैलेंसी के बारे में समझा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का जो टोटल नंबर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्रोटॉन का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो टोटल नंबर के जो प्रोटॉन्स है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एटम के, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वैलेंसी में जेड से डिनोट करा था। इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर, या हमने जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप हमेशा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। हम न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को काम में लेंगे। देखिए, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मास नंबर के बारे में। देखिए, मास नंबर क्या होता है, सम होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, उनको हम मास नंबर कहते हैं। तो समझते हैं अब हम मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, मतलब P+N जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, इसको हम मास नंबर कहते हैं। ठीक है, मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए, मास नंबर का फॉर्मूला भी होता है A = P+N। इसके हम न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करेंगे, हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल सबसे लास्ट में करेंगे। आइसोटॉप्स के बारे में देखिए, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन होती है कि दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जिन एटम्स का सेम ही एलिमेंट हो और सेम ही एटॉमिक नंबर हो पर मास नंबर डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। अब आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं वो तो सेम होती है, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसके बाद अब हम इसका आइसोटॉप्स का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखिए, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम एंड तीसरा होता है ट्राइट्रियम। अब देखिए, इनका भी हमको डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए, प्रोटियम है, सबसे पहले तो इसके पास एक ही प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होंगे, मतलब न्यूट्रल होगा और 1 प्रोटॉन होगा।
1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन ड्यूटेरियम के पास, क्योंकि ड्यूटेरियम मतलब होता है 2, तो दोनों को मिला के 2 होगा। इसका मतलब प्रोटियम का मतलब 1 होता है, 1 होता है, इसका 2 और इसका 3। अब ट्राइटेरियम के पास तो 1 तो प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो हमने ये आइसोटोप को भी समझ लिया है। देखिए तो देखिए फिर मैंने आपके सामने कुछ आइसोटॉप्स के जो यूजेस हैं, आइसोटॉप्स कहाँ का काम आते हैं, तो हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ रहे थे, पर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स मतलब जो रेडिएशंस देते हैं, मतलब अब देखिए किस किस में काम आता है। पहला आता है हमारे रेडियो कार्बन डेटिंग, जो कार्बन डेटिंग होती है रेडियोज में, उसमें काम आता है। इसमें हमारा काम आता है कार्बन 14, कार्बन 12 काम नहीं आता, सिर्फ कार्बन 14 काम आता है। इसके बाद सेकंड है इंट्रेसेट टेक्निक्स, इसमें हमारा काम आता है सोडियम 24। तीसरा आता है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रहते हैं, जहाँ हमारे फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है, खाद बनाई जाती है, वहाँ काम आता है पोटेशियम 35। फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है यूरेनियम 235। और लास्ट कैंसर की जो थेरेपी होती है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है जो, वहाँ काम आता है हमारा कोबाल्ट 60। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में। देखिए आइसोबार्स क्या होते हैं दोस्तों, आइसोबार्स होते हैं, इसका आइसोटोप का उल्टा ही आइसोबार्स होते हैं। देखिए आइसोबार्स क्या होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं जिनके पास सिर्फ डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है पर सेम मास नंबर होता है। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल्स में इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों सेम ही होती हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने आइसोबार्स के एग्जांपल लिख दिए हैं। आइसोबार्स के एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। अब देखिए इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है, पर जो मास नंबर है वो सेम है। ये जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम, अलग अलग है, डिफरेंट है, और इनका मास नंबर देख सकते हैं 40 अलग अलग है। अब वो सेम है। इसके बाद हम आपके छोटा सा टॉपिक है लास्ट में, कैनाल रेस। कैनाल रेस को आपको इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको उसको डिफाइन करना होता है। देखिए अब कैनाल रेस क्या होती हैं, कैनाल रेस का मतलब होता है, कैनाल रेस जो है पॉजिटिवली चार्ज की स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि कहाँ से चलती हैं, जो कि कैथोड से चलती हैं और एनोड तक जाके ख़त्म हो जाती हैं, और किसमें डिस्चार्ज ट्यूब में चलती हैं, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हुए। बस ये आपको इतना ही इसको डिफाइन करना ही है। तो मैंने आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी इशू है अगर किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड आप इसकी भी हम प्लेलिस्ट बना देंगे। आप हमें इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमज़ोर दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।